मायके का दुख और ससुराल का दुख। अरे करण, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? भला ये भी कोई बात हुई? वहाँ मम्मी इंतजार कर रही होंगी। पापा का ऑपरेशन होना है, मुझे वहाँ होना चाहिए और तुम हो कि अभी तक तैयार ही नहीं हुए हो। काव्या बैग में जरूरी सामान रखते हुए करण से बोली। उसकी बात सुनकर चाय पीते हुए करण ने अपना कप एक तरफ रखा और कहा, अरे यार चले जाएंगे ना, इतनी जल्दी भी क्या है? वहाँ तुम्हारे भाई भाभी सब तो हैं, फिर क्यों इतनी परेशान हो रही हो? वैसे भी एक छोटा सा ऑपरेशन ही तो है और जो जिसका दर्द है वो उसे खुद ही झेलना है। वहाँ हम भला क्या कर लेंगे? उसकी बात सुनकर काव्या के हाथ वहीं रुक गए। कैसी बात कर रहे हो तुम करण? भाई भाभी सब अपनी जगह हैं और मैं अपनी जगह हूँ। आखिर मैं भी बेटी हूँ, मुझे भी उनकी चिंता होती है। सभी बच्चों के वहाँ होने से मेरी मम्मी को भी हिम्मत मिलेगी। और छोटा सा ऑपरेशन है तो क्या हुआ, है तो ऑपरेशन ही ना। हम सभी को वहाँ देखकर पापा को भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी। अच्छा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, वैसे भी पैर का छोटा सा ऑपरेशन है, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा और एक दो दिन में छुट्टी भी मिल जाएगी। मैं घर पर ही आकर मिल लूँगा, वैसे ही मुझे बहुत काम है। तुम चली जाओ। तुम्हारे काम ज़्यादा ज़रूरी हैं या मेरे पापा ज़्यादा ज़रूरी हैं? अगर काम के पीछे इतना ही भागना था तो शादी ही क्यों की थी तुमने? किसी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है क्या तुम्हारी ज़िंदगी में? ये तुम कह रही हो? तुम्हारे मुँह से तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अचानक करण ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी लाते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही काव्या झेप कर चुप हो गई। ये देखकर करण बोला, अपने मायके पर बात आई तो दुख हुआ। मायके का दुख दुख है और ससुराल का दुख कुछ भी नहीं। अपने पापा के छोटे से ऑपरेशन में तुम इतना घबरा रही हो तो सोचो मेरे परिवार पे उस समय क्या बीती थी। तब तो तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी नहीं समझा था। तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण आज मेरे सभी रिश्ते तनाव से भर गए, जिसे मैं चाहकर भी हटा नहीं पा रहा। कहते कहते करण की आंखों में आंसू उतर आए। उसका गला भर गया। मुझे कहीं नहीं जाना, तुम्हें जाना, तुम जाओ यहाँ से, पर मुझसे उम्मीद मत करना। इसके आगे उसने कुछ नहीं कहा और लैपटॉप लेकर अपने काम पर लग गया। यह देखकर काव्या चुपचाप अपना बैग लेकर कमरे के बाहर निकल आई। उसे पता था कि अब करण को कुछ भी बोलना बेकार है। अगर ज़्यादा कुछ बोली तो वो लड़ पड़ेगा। आखिर गलती तो काव्या की ही थी, इसलिए खुद ही कैब बुक की और अस्पताल रवाना हो गई। इधर करण कमरे में बैठा लैपटॉप पर अपने परिवार की तस्वीर देख रहा था। कितनी प्यारी तस्वीर थी। माँ बाप एक साथ मुस्कुरा रहे थे। भाई भाभी के बीच में हंसी ठिठोली करता हुआ करण भी खड़ा हुआ था, जबकि 5 साल का भतीजा उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। एक हंसते खेलते परिवार की तस्वीर ऐसी होती है। तस्वीर देखते देखते अभी कुछ महीने पहले की बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। काव्या और करण की अरेंज मैरिज ही थी, पर काव्या शुरू से ही अपने ससुराल वालों से घुल मिल नहीं पाई थी। बात बहुत ही छोटा सा था। करण का परिवार गांव में रहने वाला एक सीधा सादा सा परिवार था, छल कपट से दूर। बड़े भाई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर समझदार बहुत थे। पिता एक छोटे किसान थे, वो एक बच्चे की ही शिक्षा पूरी करवा सकते थे, तो बड़े भाई ने फैसला लिया कि वो करण को आगे पढ़ाएंगे। बड़े भाई ने पिता के साथ मिलकर इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। भाभी ने भी कभी टोका तक नहीं, बल्कि वो भी सभी से बहुत प्यार और हर चीज़ में साथ देती थी। भाभी तो माँ की तरह करण से बहुत प्यार भी करती थी। जब करण पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर लग गया, तब उसका विवाह काव्या के साथ कर दिया। काव्या शहर में पली बड़ी लड़की। शादी के बाद 3-4 दिन तक उसे ससुराल में रहने का मौका मिला, लेकिन शहर में पली बड़ी काव्या को वहाँ का माहौल बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। खैर, करण की नौकरी तो शहर में थी, उसे तो पता था कि उसे शहर में ही जाकर रहना है, इसलिए जैसे तैसे वो 2-3 दिन भी झेल गई, लेकिन उसके बाद पलटकर गांव कभी नहीं गई। एक दिन बाबा की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी। अचानक इतना पैसा कहाँ से आए, वो भी एक छोटे किसान के पास। इसलिए उन्होंने करण को फ़ोन लगाया, पर उस दिन करण ज़रूरी मीटिंग में था, इसलिए उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया।
इस कारण बड़े भाई ने काव्या को फ़ोन लगाया। काव्या बहू, वो बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अस्पताल में उनके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए करण को फ़ोन लगाया, पर करण फ़ोन नहीं उठा रहा है। क्या तुम उस तक मेरा संदेश पहुंचा दोगी? उसका ऑफिस घर से 15 मिनट की दूरी पर ही है। ये बहुत ज़रूरी है बहू। जी भैया जी, मैं देखती हूँ। मैं आपका मैसेज उन तक पहुँचाती हूँ, काव्या ने मुंह बनाते हुए कहा और फ़ोन रख देती है। बस पैसों के लिए ही फ़ोन कर दिया। छोटा भाई ना हुआ, पैसों कमाने की मशीन हो गया। सरकारी अस्पताल में इलाज करा लेते, लेकिन नहीं। यहाँ तो भाई कमा रहा है ना, जैसे पेड़ से पैसे हिला रहा है। बड़बड़ाती हुई काव्या अपने ही कामों में लग गई। उसने करण के ऑफिस में जाने की जहमत भी नहीं उठाई। 15 मिनट बाद बड़े भाई का दोबारा फ़ोन आया, तो इस बार काव्या ने फ़ोन ही नहीं उठाया। काव्या जानती थी कि करण कम से कम 2-3 घंटे तक फ़ोन नहीं उठाएगा, क्योंकि आज सुबह ही मीटिंग के कारण उसने फ़ोन के लिए मना किया था। जब बार बार बड़े भाई का फ़ोन आने लगा, तो थक हार कर उसने फ़ोन उठाया, लेकिन इस बार बड़े भाई की जगह माँ जी बोल रही थी। अरे बहुरिया, जरा करण से बात करा देना बिटिया, बहुत ज़रूरी है। बाबा को बहुत तकलीफ़ हो रही है, उससे बात कर लेंगे तो थोड़ी उनको हिम्मत मिलेगी। अब माँ जी, मैं भी क्या करूँ? ये ज़रूरी मीटिंग में है, नहीं तो मैं आपकी बात करवा ही देती ना। अब आप तो गांव बैठे हो, पर यहाँ शहर में भी तो 10 समस्याएं हैं। इनको भी तो अपने ऊपर वालों को जवाब देना पड़ता है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? काव्या टुनकते हुए बोली। बहुरिया, तनिक सुन तो बहुरिया, बहुरिया। पर काव्या ने फ़ोन काट दिया और साथ ही उसे वाइब्रेशन पर भी कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। अब कम से कम मैं 2 घंटे तक चैन की नींद सोना चाहती हूँ। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी के लिए नहीं उठूँगी, कहकर वो अपने नींद पूरी करने लगी। लेकिन अभी 1 घंटा ही हुआ था कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, जिससे काव्या की नींद खुल गई। इस समय दोपहर में कौन आया होगा घर पर? चैन से रहने भी नहीं देते ये लोग। अभी गांव वाले तंग किए थे, अब कौन आ गया मारने? बड़बड़ाती हुई काव्या ने जाकर दरवाज़ा खोला, तो सामने करण गुस्से में खड़ा हुआ था। काव्या कुछ कहती इससे पहले ही करण ने अंदर आते हुए काव्या के गाल पर थप्पड़ दे मारा। मेरे बाबा को मार दिया तुमने, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। एक तो गाल पर पड़ा थप्पड़, ऊपर से बाबा की मौत की खबर सुनकर काव्या हक्की बक्की रह गई। वो कुछ भी कह नहीं पाई, लेकिन तब तक उसके माता पिता वहाँ पहुँच गए और उन्होंने करण को रोकते हुए कहा, सब बात की बात है दामाद जी, फिलहाल तो आप निकलने की तैयारी कीजिए। हम कार ले आए हैं, उसी से रवाना होते हैं। जल्दी कीजिए। आखिर अपने सास ससुर के समझाने पर करण ने फटाफट अपने कुछ कपड़े बैग में रखे और बाहर आ गया। वहीं काव्या अभी भी वैसे ही खड़ी थी। ये देखकर उसकी मम्मी ने कहा, तुम्हें अलग से न्योता देना पड़ेगा क्या? एक तो तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण वैसे ही। अब छोड़ो, फटाफट अपने कुछ कपड़े बैग में रखो और चलो। अपने गालों को सहलाती हुई आंखों में आंसू लिए काव्या ने फटाफट अपने बैग में 2 जोड़ी कपड़े रखे और वहां से बाहर आ गई। उसे देखकर करण की आंखों में अंगारे बरस रहे थे, इसलिए उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। वो लोग कार में बैठ गए। काव्या के भाई ने कार गांव की तरफ मोड़ दी। कुछ देर बाद वो लोग गांव पहुंचे तो वहां मातम पसरा हुआ था। घर से जोर जोर से रोने धोने की आवाज़ आ रही थी। लोग बाहर खड़े उसी का इंतजार कर रहे थे। करण कार से उतरते ही बदहवासा सा पिता की अर्थी की तरह भागा, जो बाहर बरामदे में ही सजा कर रखी थी। वो अपने पिता के चरणों पर सिर रखकर रो पड़ा। अब क्या लेने के लिए आया है करण? तू तो बड़ा आदमी हो गया है। शहर में तुझे बहुत काम है। तेरा बॉस तुझे 2 बातें सुनाएगा। जा तू जा, मैं देख लूँगा अपने बाबा को, अचानक बड़े भाई ने कहा। उसकी बात सुनकर करण हक्का बक्का उसे देखता रह गया। कब से फ़ोन लगा रहा था तुझे, तू अब आया है? मेरे पास पैसे नहीं थे, तभी तो तुझे फ़ोन कर रहा था। भगवान ने भी मुझे ये दिन दिखाने के लिए पैदा किया था कि अपने पिता के इलाज के लिए भी पैसे ना जोड़ पाया मैं। भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था, मुझे सचमुच कुछ भी नहीं पता था। बाबा के लिए तो ये जान भी हाजिर थी।
पैसा तो दूर की बात है। करण अपने भाई के गले से लगकर बोला, अरे करण बस बस, अब तेरी जान का क्या करूँगा मैं। मेरे बाबा से ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं, ना ये पैसा ना घर, कुछ भी नहीं। मेरे अपने लिए होता तो वो भी तेरे से नहीं मांगता, लेकिन बात मेरे बाबा की थी, जो मैं कैसा औलाद था उनका इलाज ना करा सका। तू जा, तू मेरे मन से उतर गया आज, कहकर बड़े भाई ने करण को अपने से दूर हटा दिया। लेकिन अंतिम संस्कार तो होना ही था। सो बाबा का अंतिम संस्कार तो हो गया। 15 दिन करण वहीं रहा, लेकिन बड़े भाई ने उसे ठीक से बात तक नहीं की। इन 15 दिनों में काव्या ने भी बहुत माफ़ी मांगी, पर जो हो चुका था वो तो हो चुका था, अब उसे वापस नहीं किया जा सकता था। करण ने वही फैसला ले लिया था कि अब वो काव्या के साथ नहीं रहेगा, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तेरे बाबा तो इस दुनिया से चले गए, अब तू ये रिश्ता क्यों तोड़ रहा है। अपनी गलती की माफ़ी मांग तो रही है वो। खबरदार, जो तूने उसे रिश्ता तोड़ने की बात की तो माफ़ करने वाला बड़ा होता है। माँ के आगे करण की बिल्कुल ना चली। वो शहर वापस आ तो गया, लेकिन ये टीस, ये दर्द हमेशा उसके मन में, उसके दिल में चुभती रही। घर में सब उससे बात करते हैं, पर बड़े भाई करण से कभी भी फ़ोन पर बात नहीं करता। हालांकि इस बात को भी महीनों बीत चुके हैं। माँ के बीच में पड़ने के कारण उसका और काव्या का रिश्ता भी नॉर्मल हो चुका है। इधर काव्या हॉस्पिटल पहुँच चुकी थी। पापा का ऑपरेशन हो चुका था, पर मम्मी ने एक बार भी नहीं पूछा कि करण क्यों नहीं आया। आखिर वो भी अच्छे से जानती थी उनकी बेटी ने हरकत ही ऐसी की है, तो वो करण से क्या शिकायत करे। खैर, 1 घंटे बाद जब काव्या वापस आने के लिए निकल रही थी, तो करण उसके पापा से मिलने आ गया। करण को देखकर उसके पापा बहुत खुश हुए। उनका हाल चाल पूछने के बाद करण वहाँ से रवाना होने लगा। तब काव्या ने धीरे से कहा, थैंक यू, तुम मेरे पापा से मिलने आए। उसकी बात सुनकर करण ने सिर्फ एक नज़र उसकी तरफ देखा और कहा, ये मेरी माँ के संस्कार है। उसने ही कहा था कि माफ़ करने वाला बड़ा होता है, और फिर तुम्हारे पापा की तो इसमें कोई गलती नहीं थी। इतना कहकर करण नीचे आ गया। पीछे पीछे काव्या भी आ गई और दोनों अपने घर रवाना हो गए। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है? अपने विचार कमेंट बॉक्स के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।